अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज एसडीओ पीरा प्रिपरेशन का जो है वो सेकंड लेक्चर है और आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर हमने इस सेशन को स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों की तरफ से हमें मैसेजेस आ रहे थे तो हमने इसको शुरू कर दिया है। अब आप लोगों के ऊपर ये फर्ज है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लें। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जनाब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे जो है वो क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है वो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो कि इस लॉ के अंदर जो है वो आती हैं। ठीक है, डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर है वो देखेंगे। तो इस तरह से जो है वो आज की आपकी डेफिनेशंस का चैप्टर भी पूरा हो जाएगा और जो कल इसका सिलेबस आया है वो भी आप लोगों के साथ जो है वो हम लोग शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जी, अगर सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहला जो पेपर है, पेपर 1 है आपका, ये जीके का होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था पेपर 1 क्या होगा, जीके का होगा। इसमें क्या होगा, पाकिस्तान अफेयर्स होगा, ज्योग्राफी होगा, एवरीडे साइंस होगा, मैथमेटिक्स है, और उसके अलावा क्या है जी, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूज ऑफ एआई है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है। इसका मतलब ये है कि ये एक वही वाला आपका वन पेपर जो जीके होता है आमतौर पे 100 मार्क्स का, ये वही है। ठीक है, इसमें कुछ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने नोट में कुछ लिखा हुआ है, एमसीक्यू मे इंक्लूड क्वेश्चंस एम्ड टू असेस द लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो है वो रीजनिंग कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये जीके का पेपर है आपका और ये जीके का पेपर ऐसे ही है जैसे कि वन पेपर आमतौर पे होता है। उसके बाद जो पेपर 2 है, ध्यान में रखिएगा, ये पेपर 2 है वो इंग्लिश ऐसे होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा और इसके अंदर आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या, 40 मार्क्स होने चाहिए। अब बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो हर पेपर के अंदर आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ आपने बस नहीं करना, टोटल जो है वो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, टोटल जो है वो इन तीनों के अंदर 150 मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए, तो फिर आप जो है वो पास होंगे। इसका मतलब है मिनिमम आपने 40 लेने हैं और अगर आपने बाकी अगर अगर एक में आपने 40 लिए बाकियों में आपको जो है वो ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि ओवरऑल आपके जो है वो 150 बन जाए। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 40 से कम है तो इसका मतलब है कि आप उसमें फेल हैं। उसमें फेल है तो ओवरऑल फेल है, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, पेपर 3 को देखें। पेपर 1 हमने देख लिया, पेपर 2 देख लिया, अब पेपर 3 को देखते हैं। ये भी एमसीक्यू टाइप पेपर होगा और इसके अंदर क्या क्या होंगे, जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग होगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसने शामिल कर दिया, लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये जो है वो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स उसने ऐड किए हैं। उसके बाद है जी बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, ये जो है वो इसके अंदर, और ये सारे का सारा जो है वो आपका बेसिक लीगल अंडरस्टैंडिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। उसके बाद है जी क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज, तो इसमें ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सीआरपीसी जिसको कहते हैं, 1898 का ये लॉ है। पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का जिसको ताजीरात पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है। उसके बाद है जी पब्लिक ऑफेंसेस हैं एंड अबेटमेंट है। ये उन्होंने बताया हुआ कि आपने कौन कौन से इसके चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यही वाले चैप्टर जो है वो इस पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये वैसे बहुत बड़े हैं तो आप सिर्फ जो है वो इन्हीं चैप्टर को फोकस करेंगे। लॉज रेलिवेंट टू पीरा, अब पीरा से रेलिवेंट कौन कौन से लॉज हैं वो यहाँ हम देखते हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, पीरा का अपना जो एक्ट है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स हैं और इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है। उसके बाद है जी पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 है। उसके बाद है जी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2000 है। उसके बाद कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 है। पंजाब टेनेंसी एक्ट है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। और उसके बाद है जी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 है। ये रूल्स हैं इसके, ये पीरा के ही रूल्स हैं। तो ये सारे के साथ जो लॉज बनते हैं, रेलिवेंट लॉज हैं, ये हमने प्रिपेयर करने हैं और इसी में से जो है वो आपका 100 मार्क्स का ये पेपर बनेगा। और ये भी क्या होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप का पेपर होगा। तो ये जो था जी, ये हमारा आपका ये सिलेबस था जिसमें से आपका जो है वो पेपर बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फेज 1 में, क्या है जी, ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 इन द फेज 1। पेपर 1 बच्चों क्या था, पेपर 1 था के, पेपर 3 क्या था, लॉज। जैसा हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जीके और लॉज जो हैं वो हो सकता है कि पहले आपसे पूछे जाएं, तो वही हुआ, जीके और लॉज जो है वो आपसे पहले जो है वो उसको टेस्ट किया जाएगा और ये क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा और उसकी बेस पे जो उनमें से पास हो गए वो आगे नेक्स्ट फेज में जाएंगे और वहां पर उनका ऐसे का जो है वो पेपर होगा। द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 40% मार्क्स, ठीक है, 40% मार्क्स जो है जिन्होंने ले लिया 40 आउट ऑफ 100 इन ईच पेपर विल कॉल्ड फॉर द रिमेनिंग पेपर 2 दैट इज इंग्लिश ऐसे। ठीक है,
दोनों में 40% लेने जो है वो आपके जरूरी हैं। लेकिन उससे अगले स्टेप पे जाने के लिए, ठीक है, अगले इंटरव्यू तक जाने के लिए जो है वो ओवरऑल आपके जो है वो 50% सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई द कैंडिडेट, ठीक है जी। क्वालिफाई करने के लिए यानी इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, और इन तीनों में मिला के मस्ट भी जो है वो 150 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इस तरह हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ठहर जाएं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है वो 40 मार्क्स और 150 वाला क्राइटेरिया अगर अचीव कर लेता है तो लाजमी नहीं है कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें ये किया जाएगा कि टॉप वाले जो लोग हैं ये 1:5 की रेशो से बुला लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 101 सीट्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप इसको करें 5 से, तो इसका मतलब है कि 505 इतने लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो आपने इतनी एफर्ट करनी है कि आप टॉप के 505 लोगों में हो ताकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। उसके बाद है जी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। इसके बाद है जी चेंज इन द प्रायोरिटी और सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी अलाउड। एक दफा आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर ले लिया है वही होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन मे हैव टू अंडरगो रिटन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा वॉस, यानी कि वाइवा जो है वो आपका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है जिस तरह पहले हुई थी उसी तरह से जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा आपका। वो एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और उसकी बेस पे जो है वो फाइनली आपको सिलेक्ट करके भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस, इसको जो है वो हमने आज डिस्कस करना था। अभी जो इस लेक्चर का जो नेक्स्ट फेज है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें जो है वो हम इसका एक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्ट का जो है वो पहला चैप्टर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई होगी। इसमें चैप्टर 1 जो है उसको प्रिलिमिनरी कहा जाता है। कल हमने इसकी जो बेसिक चीजें थी, फंडामेंटल्स थे, वो आपको बता दिए थे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना, हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो जाके देख लें तो उससे आपको बेहतर समझ आएगी, अदरवाइज यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, प्रिलिमिनरी होता है। किसी भी प्रिलिमिनरी कहते हैं इब्तदाइये को या इब्तदाई को। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल्स होते हैं, एक्सटेंट होता है, ठीक है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन वगैरह होती है इसके अंदर। तो देखें इसमें दिस एक्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये वो बताता है कि दिस एक्ट मे बी साइटेड एज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ठीक है। इसका उसने कहा कि ये नाम होगा। सेकंड में उसने क्या बताया, अच्छा अब ये है सेक्शन 1, आपको इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज सेक्शन 1, ये है सेक्शन 1। सेक्शन 1 का ये सब सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो क्या है कि ये इसने इसका नाम बताया है कि एक्ट को क्या पढ़ा जाएगा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्या कहता है जी, इट इज एक्सटेंड टू द होल पंजाब, पूरे पंजाब तक जो है वो इसका दायरा इख्तियार है। और सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एंड अप्लाई टू एज एरियाज एज गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन जी, ठीक है, ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई, ठीक है। ये असल में 17 अक्टूबर, वो कहता है जिस डेट को गजट नोटिफिकेशन हुआ है उस डेट को ये इन्फोर्स हो गया। ये भी लिखना होता है एक्ट के अंदर, ये एक लाजमी होता है, 17 अक्टूबर 2024 ये डेट है। इस डेट को जो है वो क्या हुआ था, ये इंप्लीमेंट हुआ था, तो ये इसकी डेट है। बाकी इसके अंदर कोई खास बात नहीं बताई गई। अच्छा भाई, अब गौर करें, दिस इज सेक्शन 2। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन के अंदर है, तो आपने जेहन में रखना है डेफिनेशन किस सेक्शन में, सेक्शन 2 में। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ बच्चों को जो है वो ऐसे मुश्किल लगता है क्योंकि एक्ट है और एक खास किस्म की लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज जो एक्ट है ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान एक्ट है और छोटा सा एक्ट। तो इसमें आज देखिएगा हम एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपके देखते ही देखते जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और इसका जो है वो मीनिंग क्या है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर है जी, सबसे पहले कोई भी ऑर्डर जो है जो एसडीईओ पास करता है, ठीक है, वो क्या है, वो एब्सोल्यूट ऑर्डर है। लेकिन ठहर जाएं, कब पास करेगा, किसी ईपीओ के बाद। ईपीओ कहते हैं इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को, प्रोहिबिशन है, ठीक है, प्रोहिबिशन एच है ऑर्डर। अच्छा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या होता है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं कोई ऐसा ऑर्डर कि किसी काम को फौरी तौर पे रुकवा दिया जाए, ठीक है। कोई काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट की लैंड है, पब्लिक लैंड है, उसके ऊपर कोई अगर कोई चीज बनाई जा रहा है, ठीक है, अपना घर तामीर करी जा रहा है, तो क्या करेंगे, फौरी तौर पे रोकेंगे ना उसको। तो उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। वो कहेंगे कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि ये जो लैंड जिस पे आप घर बनाई जा रहे हैं ये पब्लिक की लैंड है, उसके बाद यहाँ सरकारी जमीन है। उसके बाद क्या होगा कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहेगा कि भाई जाएं, जाके इन्वेस्टिगेशन करें और चेक करें कि ये पब्लिक लैंड है या नहीं है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी जो जो भी फाइंडिंग्स है वो सबमिट करेगा, तो उसकी बेस पे जो है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है वो एसडीईओ या सीनियर एसडीओ जो है वो देगा। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ऑर्डर।
एक्ट क्या है? मींस द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। यहाँ पे जब भी एक्ट का जिक्र होगा तो समझेंगे इसी का जिक्र हो रहा है। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी इस डिपार्टमेंट का जिक्र हो रहा है। अच्छा, और एक ध्यान में रखिएगा कि पंजाब इन्फोर्समेंट ये जो पीरा है ये किस सेक्शन के तहत बनी है? सेक्शन 3। ये भी पूछा जा सकता है, ये सेक्शन 3 के तहत बनी है। ऑथोराइज ऑफिसर कौन है? कोई भी ऑफिसर जो कि अंडर सेक्शन 10 जो है वो जिसको अपॉइंट किया गया। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है वो किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 10 के तहत। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड का मतलब क्या है? ये बोर्ड का मतलब है जी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड है जिसको डीसी हेड कर रहा है, जिसमें डीपीओ भी है, जिसके अंदर जो है वो एसडीओ के लोग भी हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग भी मौजूद होंगे। चेयरपर्सन कौन है जी? चेयरपर्सन का मतलब है कि चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि इस वक्त जो आपके सीएम है। कोड का मतलब क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी जिसको कहते हैं, ठीक है। जहां पे जब भी कोड का जिक्र होगा तो इसको क्या कहेंगे? ये सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कमेटी क्या है? कमेटी मींस अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कोई भी कमेटी इस एक्ट के अंडर बनाई जाती है तो उसको क्या कहेंगे? हम कमेटी कहेंगे, या वही कमेटी है जैसे हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मामला आया तो हमने क्या किया जी? कमेटी बना देते हैं, वो इसका फैसला करेगी। कोर्ट का मतलब क्या है जी? कोर्ट का मतलब जो है वो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन है, ये सेशन कोर्ट को कहा जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब है सेशन कोर्ट, और इसमें कोई एडिशनल सेशन जज जो है वो लगा दिया जाएगा और ये पीरा की स्पेशल कोर्ट होगी। अभी तक जो है वो ये नहीं बनी है, लेकिन ये पीरा की जो है वो स्पेशल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी और वहां पे एक एडिशनल सेशन जज लेवल का बंदा जो है वो क्या करेंगे? लगा देंगे। तो वो क्या होगी? वो पीरा की कोर्ट होगी। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। कस्टोडियन कहते हैं मुहाफिज को, कोई भी बंदा जो स्टेट प्रॉपर्टी को, पीरा का कोई भी ऑफिसर जो कि स्टेट प्रॉपर्टी जो है उसकी हिफाजत कर रहा है तो उसको कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी कहा जाता है। मोस्टली वो पीरा के ऑफिसर्स को कस्टोडियन का भी जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट का मतलब क्या है जी? डिपार्टमेंट का मतलब वही है जो कि पंजाब के गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस 2011 में जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इससे मुराद कौन कौन सा है जी? अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इनको डिपार्टमेंट्स कहा जाएगा। इसके बाद क्या है जी? डायरेक्टर जनरल कौन है? बहुत इजी है जी। डायरेक्टर जनरल वही है जो आपके डायरेक्टर जनरल इस एक्ट के तहत अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। डीजी होंगे जो आपके, जो आजकल फारूक अतीक साहब हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब वही है जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन की गई है। तो इसका, इससे मुराद क्या है कि इसने इसमें डेफिनेशन नहीं किया बल्कि एक और एक्ट को रेफर कर दिया गया है। अच्छा भाई, एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय का मतलब कोई भी ऑफिसर है जो कि सेक्शन 10 के तहत जिसको हायर किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर सेक्शन 10 के तहत एम्प्लॉयज की हायरिंग होने जा रही है। आप लोग भी हायर होंगे तो सेक्शन 10 के तहत हायर होंगे। एनक्रोचमेंट का क्या मतलब है? एनक्रोचमेंट कहते हैं तजावुजात को, तजावुजात। कोई भी इंटरफेरेंस है, कोई इंट्रूजन है, इंट्रूजन कहते हैं दखल अंदाजी को इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंट्रूड कर रहा है, ठीक है, वहां पर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई अपनी कोई परमानेंट या टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आप उसको एनक्रोचमेंट कहेंगे। इसके बाद एनफोर्समेंट क्या होती है? एनफोर्समेंट बेटा किसी भी कानून को नाफज करने को जो है वो एनफोर्समेंट कहा जाता है। इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स और प्रोसेसेस में बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग और कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड स्केजुअल लॉज। एक्ट और किसी भी एक्ट या उसके जो स्केजुअल लॉज होते हैं, स्केजुअल लॉज हमने जैसे कि वो पढ़े हैं, ठीक है, कि अभी हमने सारे के सारे पढ़े हैं ऊपर। तो वो जो पीरा एक्ट 2024 है उसके अलावा जितने भी लॉज हैं नीचे दिए हुए, वो सारे उसके स्केजुअल लॉज हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात कर रहा है। तो उनकी जो लॉ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है उसको क्या कहा जाएगा? उसको इन्फोर्समेंट कहा जाएगा। उसके बाद इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या मीन? द कॉस्ट डिटरमिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर ऑन एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एनफोर्समेंट सेक्शन। यानी कि कोई भी इन्फोर्समेंट जो भी कॉस्ट जो है वो इनकर किया, मिसाल के तौर पे किसी ने जमीन पे सरकारी पे कब्जा कर लिया, उसको डिमोलिश करने के लिए आपको जो है वो कॉस्ट इनकर करना पड़ी है, तो वो जाहिर बात है वो जो कॉस्ट है वो भी जो है वो उसके ऊपर डाली जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको बुलडोजर लेके जाना पड़ा है, क्रेन लेके जानी पड़े या बाकी इक्विपमेंट्स लेके जाना पड़ा है, तो कॉस्ट पब्लिक तो बेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो बेयर नहीं करेगी, तो वो भी उसी के ऊपर डाली जाएगी। एनफोर्समेंट ऑफिसर मींस एनफोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। ये वही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जो हायर हुए हैं, ठीक है। उसको एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो इस एक्ट के तहत जो बनाया गया, जिसका काम क्या है? लॉ को इन्फोर्स करना, उसने जाके चेक करना है और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो एक्शन लेना है। अब ये उसके बाद आ जाता है जी एनफोर्समेंट स्टेशन। एनफोर्समेंट स्टेशन क्या है? एनफोर्समेंट स्टेशन जो है वो पीरा का ऑफिस है, पीरा ऑफ, ठीक है, या पीरा का जो पुलिस स्टेशन है, पीरा का जो ऑफिस है उसको एनफोर्समेंट स्टेशन कहा जाएगा, पुलिस स्टेशन नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर एनफोर्समेंट स्टेशन का जिक्र किया। मीन एनी प्लेस और प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द एनफोर्समेंट स्टेशन एट एनी सब डिविजनल लेवल। सब डिविजनल का मतलब होता है तहसील, यानी डिस्ट्रिक्ट से छोटी जो डिवीजन है उसको क्या कहा जाता है? तहसील कहा जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि एक सब डिवीजन जो है उस वो पूरी की पूरी एक तहसील हो। एक तहसील में एक से ज्यादा सब डिविजन भी हो सकते हैं, यानी कि लैंड रेवेन्यू के अंदर
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से छोटी जो भी इकाई है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको तहसील कहा जाएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो तहसील को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो वो भी क्या होंगी, वो सब डिवीजन ही होंगी। ईपीओ का क्या मतलब है, ऊपर जिक्र हुआ था जी, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई काम हो रहा है फौरी तौर पे, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ईपीओ दे देंगे। ईपीओ कब तक जो है वो वैलिड होगा, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता कि ये गवर्नमेंट की लैंड है या नहीं है। उसके बाद यू में देखें कि फंड मींस पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। अब पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जितने भी फाइन वगैरह कर रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो इस फंड में जा रहे हैं। ठीक है, फंड से मुराद क्या है जी, ये अकाउंट है, एक सेंट्रलाइज अकाउंट है, ये लाहौर के किसी बैंक में खुला होगा या मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, और इसके अंदर जो भी पैसे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं एक ही अकाउंट के अंदर। उसके बाद है गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है। उसके बाद है जी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर। मिसाल के तौर पे अब कोई शख्स जो है वो कहता है कि जी इन्होंने हमारे मेरा जो है वो थड़ा तोड़ दिया है, मेरी दुकान तोड़ दी है, मेरा घर गिरा दिया है, तो मैंने आके जो एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, इनके खिलाफ। तो वो ग्रीवियंस रिजॉल्व कौन करेगा जी, एक कमिश्नर होगा। आमतौर पर ये इसी कमिश्नर, जो हमारे कमिश्नर्स हैं डिविजनल लेवल पे, उन्हीं को जो है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर का जो है वो एडिशनल चार्ज दिया जाएगा या दिया जा चुका होगा, क्योंकि इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो यकीनन जो है वो इनको, इसका मतलब ये है कि ये अपीलेट अथॉरिटी है, इनके खिलाफ अगर आपने अपील करनी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, कमिश्नर के पास जाके कर सकते हैं। उसके बाद है जी हेयरिंग ऑफिसर। कौन है जी, वो जो हेयरिंग करेगा, जो समाअत करेगा केस की। हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो वो कोई भी हो सकता है, वो डीसी भी हो सकता है, वो एसी भी हो सकता है, वो कमिश्नर भी हो सकता है, वो एनीवन, जो भी जिसको भी जो है वो हेयरिंग ऑफिसर लॉ एक्ट के तहत नॉमिनेट कर दिया जाए। इलीगल ऑक्यूपायर, इलीगल गैर कानूनी, ऑक्यूपायर का मतलब होता है कब्जा करने वाला। तो गैर कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने वाले को क्या कहेंगे आप, इलीगल ऑक्यूपायर। तो ऐसे कोई भी ऐसा ट्रेसपासर है जो कि स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है जिसने कब्जा किया है, उसको हम क्या कहेंगे, इलीगल ऑक्यूपायर कहेंगे। इसके बाद जी देखें जी, इंडिपेंडेंट मेंबर क्या है, मींस मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एट क्लॉज 1 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो यहाँ पे उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब किसी जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो जाकर डिसीजंस लेते हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, और वो फिर अपनी जो फाइंडिंग्स है वो सबमिट करते हैं। उसके बाद ए में देखें, ट्रिपल ए, ओ सॉरी डबल ए में, उसके बाद क्या है जी, इनिशिएटिंग अथॉरिटी। स्टार्ट करने वाले को इनिशिएटिंग अथॉरिटी कहा जाता है। मींस एनी ऑफिस और फोरम इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी कोई इंक्वायरी को जो है वो स्टार्ट करेगा, चाहे वो एसडीओ है, सीनियर एसडीओ है, तो वो क्या होगा, वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो क्या करेगा, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। मिसाल के तौर पे कोई एसडीओ के नॉलेज में ये बात आई है कि आपकी कोई लैंड पड़ी हुई है और वहां पर कोई शख्स अपना घर बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी इनिशिएट करेगा। सबसे पहले ईपीओ देगा, ईपीओ इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर कर देगा। किसको देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी इंक्वायरी करेगा और फिर उसकी बेस पे रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसके बाद मैजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं, मींस मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी की बात हो रही है। तो मैजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर जो जिन लोगों को मैजिस्ट्रेट कहा गया और उनको खास किस्म की पावर्स दी गई हैं, मैजिस्ट्रेसी की पावर दी गई हैं, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेसी की पावर जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए और प्राइस कंट्रोल वगैरह के लिए दी जाती हैं, यानी वो किसी को जो है वो अरेस्ट भी कर सकता है, और इस तरह की मल्टीपल पावर्स है मैजिस्ट्रेसी के अंदर। इसके बाद है जी नोटिस। क्या है नोटिस, मीन्स अ नोटिस इंक्लूडिंग एनी समन और अदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर दिस एक्ट। ये नोटिस जो है वो कब सर्व किया जाएगा, जब उनको लगेगा कि आपने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ है, ठीक है, या आपने अपनी दुकान आगे बढ़ा ली है, या थड़ा बना लिया है आपने, ठीक है, या आपने शेड बहुत आगे बढ़ा लिया है, या आपने सड़क रोक दी है जनाब, अपना प्राइवेट कोई साइकिल स्टैंड या मोटरसाइकिल स्टैंड बना के या गाड़ियों का स्टैंड बना के। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि इस जगह को खाली कर दें, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ऑफेंस का क्या मतलब, ऑफेंस बच्चों जुर्म को कहते हैं। ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस वायलेशन अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर दिस शेड्यूल लॉज। शेड्यूल लॉ जो इसके अंदर नीचे स्केजुअल में हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑफेंस का मतलब कोई भी जुर्म जो कि पीरा एक्ट के तहत जुर्म है या स्केजुअल लॉ के तहत जुर्म है, तो वो फिर उसको जुर्म ही, ऑफेंस ही कंसीडर किया जाएगा। ओफेंडर कौन होता है, ओफेंडर होता है मुजरम, ठीक है, जुर्म करने वाला। तो जो जिसने भी कोई ना कोई जुर्म जो है वो कमिट किया, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मुजरम कहेंगे। किस एक्ट के तहत, पीरा एक्ट के तहत, और प्लस जो स्केजुअल लॉज हैं उनके तहत उनको क्या कहा जाएगा, उसको
ऑफेंडर कहा जाएगा, ऑफेंडर या मुजरिम कहा जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है जी पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी बिल्कुल वैसी है जैसे हम जनरल टर्म के अंदर पेनल्टी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पनिशमेंट है, ठीक है, या फाइन है जो कि किसी को दिया जाता है, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? पेनल्टी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई कोई स्वीट शॉप है बहुत बड़ी और वहां पे जाके वो पीरा वाले 5 लाख रुपए का फाइन कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो उनके लिए पेनल्टी है या पनिशमेंट है। पर्सन का क्या मतलब है कि नेचुरल पर्सन है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कॉर्पोरेशन वगैरह है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको पर्सन ही कंसीडर किया जाएगा। एक आम जिंदा जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको भी पर्सन, और एक कंपनी को भी पर्सन। उसके बाद है जी प्रिस्क्राइब्ड। का मतलब क्या होता है? तजवीज करदा, मींस एनी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब का वर्ड जो है वो अक्सर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूटर जो है इससे मुराद है मींस अपॉइंटेड और डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी जो है वो, मिसाल के तौर पे अब कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया है पीरा के अगेंस्ट, तो वहां पर पीरा को जो है वो कौन जाके डिफेंड करेगा? तो वो प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है। तो पीरा का क्या होगा? अपना प्रोसिक्यूटर होगा। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वैसे इनके भी प्रोसिक्यूटर होंगे, लीगल के लोग मौजूद होंगे। जैसे पिछले दिनों सीट्स वगैरह आई हुई थी। पब्लिक नॉइसेंस, नॉइसेंस कहते हैं परेशानी को। पब्लिक नॉइसेंस का मतलब यह है कोई ऐसी चीज जो कि पब्लिक को परेशान करने का बाइस बन रही है। मिसाल के तौर पे किसी ने कोई जो लैंड है उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, ठीक है, या लोगों को नुकसान पहुंचाया है, या कोई ऐसी चीज बना दी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग आके बार बार उसमें लग रहे हैं, ठीक है। या किसी ने, मिसाल के तौर पे किसी ने जो है पब्लिक प्रॉपर्टी रोड के ऊपर जो है वो एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बना दिया कि जो भी गाड़ी गुजर रही है वो नीचे से जो है वो लग के जा रही है उसको, वो इसकी उसकी जो यानी कि मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं की उसने। तो ये सारी की सारी क्या आएगी? ये पब्लिक नॉइसेंस में आएगा। इसी तरह से अगर कोई रेडियो वाले लोग जो हैं उन्होंने आधा बाजार जो है एक तरफ से, आधा बाजार एक तरफ से बंद कर दिया, तो ये भी क्या आएगा? ये पब्लिक नॉइसेंस पे आएगा। और इसके ऊपर क्या करेगा पीरा? क्या करेगा? एक्शन लेगा। नॉइसेंस से मुराद क्या है? परेशान। नेक्स्ट आप देखें जी पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस क्या होती है? एक ऐसी प्लेस जो कि कॉमन प्लेस होती है, ठीक है, और जिसपे तमाम लोगों का राइट होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्लेस, ठीक है। एनी प्लेस, बिल्डिंग और कन्वेंस टू विच द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग या फिर कन्वेंस या वहां तक पहुंचने का रास्ता, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक जो है वो हर किसी को जहाँ पर एक्सेस है, ठीक है, जो जैसे रोड्स होती हैं, पार्क्स वगैरह होते हैं, सारी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, बट नॉट लिमिटेड टू द पार्क, स्ट्रीट्स, हाईवेज, कॉमन एरियाज ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग, ऑफिसेज एटसेट्रा। कहता है सिर्फ ये नहीं, जो भी पब्लिक है की जगह है वो सारी पब्लिक प्लेसेस हैं, तो वो सारी की सारी इसमें शामिल है। रेफरेंस से मुराद क्या है? कि रेफरेंस मेड बाय द डिपार्टमेंट वेयर एन एनी वायलेशन और ऑफेंस इज रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी, ठीक है। तो जब भी कोई वायलेंस जो है वो रिपोर्ट होगा तो ये रेफर करेंगे, क्या रेफरेंस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर लॉ को, उसको क्या कहा जाएगा? उसको रेफरेंस कहा जाएगा, और उसके तहत वो क्या करेंगे? उनको नोटिस भेजेंगे, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। रेगुलेशंस का क्या मतलब है? मींस रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी रेगुलेशंस बनाई जाएंगी उसको क्या कहेंगे? रेगुलेशंस कहेंगे। बच्चों जेन में रखिएगा, सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, उसके तहत बनते हैं एक्ट, जैसे पीरा एक्ट, उसके बाद बनते हैं रूल, ठीक है, उसके बाद बनती हैं रेगुलेशंस। ये जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे चीजें डिटेल्ड होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर रेगुलेशंस जो है वो इससे रिलेटेड भी होंगी कि पीरा के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने छुट्टियां कैसे लेनी है, ठीक है। ये जो है ये थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं। ये मजीद जो है वो इलेबोरेटिव होती हैं। एक्ट जो है वो इतना इलेबोरेटिव नहीं होता, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें ज्यादा इलेबोरेशन मौजूद नहीं होती। तो जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन से रेगुलेशंस की तरफ आते हैं वैसे वैसे आपको डिटेल जो है वो मिल जाती है। इसी तरह आप एक्ट देखेंगे, इसमें आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि जी 9 to 5 जो है वो टाइमिंग है, लेकिन रेगुलेशंस के अंदर जो है वो लिखा होगा कि ऑफिस की टाइमिंग जो है वो क्या है, ये रेगुलेशंस जो है वो बताएंगी। तो ये आमतौर पर रेगुलेशन इंटरनल यूज में के लिए होती हैं ज्यादातर, तो एक्सटर्नली इनका इस्तेमाल कम होता है। रूल्स वगैरह जो है वो कोर्ट के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। रिक्वेजिशन का मतलब रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, मींस एनी रिक्वेजिशन सेंट अंडर द सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। कोई भी रिक्वेजिशन वगैरह जो है वो सेंड की जा सकती है किसी भी पर्पज के लिए, कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है, सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए एसडीओ रिक्वेजिशन सेंड कर सकता है। रूल्स क्या होते हैं जी? जो भी इस एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए हैं जी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है जी सिलेक्शन पैनल। क्या है? मीन सिलेक्शन पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सिलेक्शन पैनल जो है वो इस एक्ट के तहत किसी भी चीज की सिलेक्शन करने के लिए जो भी बनाया गया है उसको हम क्या कहेंगे? सिलेक्शन पैनल कहेंगे। उसके बाद शेड्यूल क्या है? शेड्यूल से मुराद बच्चों वो शेड्यूल है जो कि अपेंड किया गया इस एक्ट के नीचे, जिसमें वो 5 लॉज हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है, एनक्रोचमेंट है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी शेड्यूल लॉज कौन से हैं वो हमने आपको बता दिया कि उसके अंदर, उस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल जो है वो क्या है? वो सिर्फ जो है वो एक जगह है जहाँ पे हमने 5 लॉज का जिक्र किया, और उसमें शेड्यूल लॉज कौन कौन से हैं वो हम आपको बता चुके हैं। सार्जेंट क्या होता है? सार्जेंट एक तरह का कांस्टेबल ही होता है, मींस अ सार्जेंट अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कांस्टेबल से इसको अलग करने के लिए क्या किया? पुलिस नहीं है इसलिए इसको सार्जेंट का नाम दिया गया। उसके बाद सर्विसेज क्या है? इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड है, ठीक है,
उसके बाद जनाब पार्क्स हैं, रोड्स हैं, हर चीज है, ये सारी उसकी सारी पब्लिक सर्विसेज हैं। स्टेट प्रॉपर्टी से मुराद क्या है जी? गवर्नमेंट की वो तमाम प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनको स्टेट प्रॉपर्टीज कहा जाता है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंट की है, उस वो इसको कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ने लीज पे ली है या उसकी अपनी है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाएगा जी? उसको स्टेट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसके बाद आ जाए जी सब डिवीजन। अब यहाँ पे सब डिवीजन का मैंने आपको बताया था, उसने ये कहा है कि जी सब डिवीजन वही है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर उन्होंने सब डिवीजन की डेफिनेशन की है। इसका मतलब ये है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद है जी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जैसे एसडीईओ है, ठीक है, ये आपकी जितनी भी हायरिंग्स होनी है उन सब का जिक्र जो है इसके अंदर होना है। जब हम सेक्शन 10 इसका पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हर हर ऑफिसर का उसमें उन्होंने जिक्र किया, और इसी के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। अगर एक्ट के अंदर इसका जिक्र ना हो तो रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है। तो आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको लॉ सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जी सप्लाईज, इंक्लूड्स ऑल द सप्लाईज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी सप्लाईज जो है वो मेंटेन करनी होती हैं आपने, वो क्या होता है उसको उनको सप्लाईज कहा जाता है। सप्लाईज क्या होती हैं जी? स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं और इस तरह की और बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो क्या है? इनको सप्लाईज कहा जाता है। ले जी हम एंड पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सपोर्टिंग स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ से मुराद ध्यान में रखिएगा मिनिस्ट्रियल या क्लैरिकल स्टाफ को कहते हैं। क्लैरिकल कुछ फील्ड के लोग होंगे, जारी बात है, आपको पता है, कुछ जो है वो आईटी वगैरह के लोग होंगे या आपके क्लैरिकल स्टाफ वगैरह होगा, उसको क्या कहते हैं? सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं। क्या है जी? मींस द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी परफॉर्मिंग क्लैरिकल टेक्निकल और अदर मिनिस्ट्रियल जॉब्स फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स ऑफिसेज, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर क्या होता है ध्यान में रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर विसल ब्लोअर उस शख्स को कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बैंक है और वहां पर कोई शख्स जो है फ्रॉड कर रहा है, तो कोई दूसरा शख्स जो है वो चुपके से उसके ऊपर कंप्लेन कर देगा, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। यानी वो शख्स है जिसने बताया भी नहीं है और जो है वो इदारे के इंटरेस्ट के लिए ऊपर कंप्लेन भी कर दी है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी विसल ब्लोअर कौन है? विसल ब्लोअर वो भी है जो कि इदारे के अंदर किसी की कंप्लेन कर देता है कि जी मेरा फलां जो कोलीग है वो लोगों से रिश्वत ले रहा है या कुछ और ऐसा काम कर रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। और जो अगर पब्लिक के अंदर भी कोई विसल ब्लो कर सकता है कि ये जो शख्स है ये आपकी लैंड के ऊपर क्या कर रहा है? तजावजात कर रहा है या उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहा है, उसके ऊपर घर बना रहा है, तो इसको जो है वो देखा जाए क्योंकि ये पब्लिक की लैंड है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको विसल ब्लोअर कंसीडर किया जाएगा। मीन्स अ पर्सन हु इन द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेज एन एक्चुअल और सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इस विसल ब्लोअर को जो है वो क्या किया जाता है? उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, उसको सिक्रेसी को मेंटेन भी किया जाता है। लोगों को बताया नहीं जाता कि भाई इस विसल ब्लोअर ने जो है वो हमें बताया, बल्कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसके बाद है जी एनी एक्सप्रेशन और वर्ड यूज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसके बाद ये जो सबसेक्शन 2 है, इसमें क्या बता रहा है? इसमें वो ये कहता है कि अगर इसमें कोई भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है और उसके मीनिंग जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर नहीं आई, जाहिर बात है बहुत सारे वर्ड जो है वो कवर नहीं हो सकते, तो उसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान में वो वर्ड जिस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है वो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके अंदर, ठीक है, या कोड के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, या शेड्यूल लॉज के अंदर जो है उसका जो मतलब है वही मतलब समझा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने उसका मतलब जो है वो यहाँ पे वाजे नहीं किया हुआ, तो जो उसका आईने पाकिस्तान में जो मतलब है या पंजाब गवर्नमेंट रूल्स के अंडर जो उसका मतलब है या जो बाकी लॉज हैं उसके मुताबिक जो मतलब है वही मतलब इसका कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी के सारी जो लॉज हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं ताकि कोर्ट के अंदर जो है वो कोई इसको किसी भी तरीके से जो है वो लॉ को चैलेंज ना कर सके। तो आई होप आज का जो सेकंड लेक्चर है आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, और सेक्शन 3 से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस लेक्चर को पसंद किया तो भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।